पहली महिला सीरियल किलर मंदिर में बांटती थी मौत का प्रसाद। एक आंकड़े के अनुसार भारत में होने वाले क्राइम में लगभग 94% पुरुष शामिल होते हैं और भारत में 6% ऐसे क्राइम होते हैं जिसमें महिलाओं का हाथ होता है। हालांकि पुरुषों की तुलना में महिलाओं के द्वारा किया गया क्राइम काफी कम है, लेकिन आप ये समझने की गलती बिल्कुल भी न करें कि औरतें मासूम होती है। अगर इस बात पर आपको यकीन नहीं हो रहा है तो भारत की पहली महिला सीरियल किलर की चौंकाने वाली कहानी को सुनकर आप बिल्कुल हैरान हो जाएंगे। चौंकाने वाली बात है कि शायद ये भारत की ऐसी पहली महिला सीरियल किलर थी जिसे कोर्ट ने फांसी की सजा भी सुनाई थी। ये कहानी एक ऐसी महिला की है जो इतिहास में बेहद खौफनाक महिला के रूप में जानी जाती है। कुछ लोगों के लिए यह औरत जयम्मा थी तो कुछ के लिए वो लक्ष्मी या संतरामा थी, लेकिन बाद में वो औरत पूरी दुनिया के लिए साइनाइड मल्लिका के नाम से जानी गई। साइनाइड मल्लिका के नाम से मशहूर भारत की पहली महिला सीरियल किलर जिसने बेंगलुरु के एक मंदिर को अपने गुनाहों का ठिकाना बनाया। ये वो हैवान थी जिसने इंसान को तो छोड़ो, अपने लालच के चक्कर में भगवान को भी नहीं छोड़ा। बात करीब 24 साल पुरानी है। बेंगलोर में एक मंदिर में केडी केम्पम्मा नाम की एक महिला रहती थी। ये खुद को भगवान की सबसे बड़ी भक्त कहती थी। ये दावा करती थी कि मंदिर ले जाकर ये महिलाओं के सारे दुख दर्द दूर कर देगी। ये खुद को भगवान का मसीहा बताती थी। वो महिलाओं को विश्वास दिलाती थी कि उसके पास वो साधना है जिसकी बदौलत वो उनकी जिंदगी में सुख ला देगी। केडी केम्पम्मा दुनिया की सबसे अमीर महिला बनना चाहती थी और यहीं से इसके सातिर दिमाग में एक ऐसा खौफनाक अपराध ने जन्म लिया जिसने कई महिलाओं को मौत के घाट उतार दिया। और इस चौंकाने वाले क्राइम ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया, क्योंकि अपराध को अंजाम देने का साइनाइड मल्लिका का तरीका बेहद खतरनाक था। आखिर क्यों और कैसे ये महिला साइनाइड मल्लिका बन गई, चलिए जानते हैं। जेब में साइनाइड रखकर घूमने वाली इस महिला सीरियल किलर की पूरी कहानी। वैसे तो इस सच्ची कहानी में अमीर घर की महिलाओं के मरने और मारने का सिलसिला साल 1999 से शुरू हो चुका था, लेकिन पुलिस वालों को इसकी जानकारी साल 2008 में लगी। दरअसल इसी साल के दौरान कर्नाटक के बेंगलुरु में महिलाओं के शव मिल रहे थे। पुलिस वाले इन डेड बॉडी को देखकर काफी हैरान थे, क्योंकि जिस तरीके से उन महिलाओं की हत्या की गई थी उनमें ना तो उसके शरीर पर कोई मारपीट का निशान था और ना ही चाकू का, और ना ही उनके गले पर कोई निशान था। लेकिन इन सभी के पोस्टमार्टम रिपोर्ट में एक चीज कॉमन था, और वो था इन मृत महिलाओं के बॉडी में मिलने वाला साइनाइड जहर। आपकी जानकारी के लिए बता दे कि साइनाइड को खाने के बजाय सूंघना ज्यादा खतरनाक है। ये इतना खतरनाक जहर है कि इसकी 3 मिलीग्राम प्रति लीटर की मात्रा इंसान को कुछ सेकंड्स के भीतर मार सकती है। खैर, अब तक पुलिस को जितने भी मृतक महिलाओं की डेड बॉडी मिली थी उसके आसपास हत्यारे ने ना तो कोई सबूत छोड़ा था और ना ही कोई निशान। इसके बारे में अब तक पुलिस को कोई जानकारी नहीं थी। 2008 के बाद में महिलाओं के हत्याओं का सिलसिला ऐसे ही लगातार जारी रहा। कुछ समय बाद पास ही के पुलिस स्टेशन में रेणुका नाम की एक लड़की की मिसिंग कंप्लेंट फाइल की गई। यह मिसिंग कंप्लेंट फाइल करने वाला कोई और नहीं बल्कि रेणुका का पति था। वैसे तो रेणुका का पति अपने कामकाज के कारण दुबई में रहता था, लेकिन पिछले कुछ दिनों से रेणुका की कोई खबर न मिलने के कारण उसे दुबई से भारत आना पड़ा। पुलिस की क्राइम डायरी में रेणुका मिसिंग कंप्लेंट एक नया अध्याय जुड़ चुका था, और शायद पुलिस को इस बात का थोड़ा भी अंदाजा नहीं था कि यह मामूली सा दिखने वाला मिसिंग केस की कहानी साइनाइड किलर पर खत्म होने वाली है। खैर, पुलिस के साथ साथ रेणुका का पति भी अपने स्तर पर रेणुका की खोजबीन शुरू कर देता है। इस छानबीन में भले पुलिस को कोई सुराग हाथ नहीं लगता, लेकिन रेणुका के पति के छानबीन में उसे यह बात पता चलती है कि रेणुका के गायब होने से पहले उसे एक महिला के साथ देखा गया था। थोड़ी और जानकारी इकट्ठा करने के बाद रेणुका के पति को उस महिला का नाम भी पता चल जाता है, और यह महिला कोई और नहीं बल्कि केम्पम्मा थी। रेणुका का पति हर हाल में केम्पम्मा नाम की उस महिला को ढूंढना चाहता था, क्योंकि केम्पम्मा ही एक ऐसी औरत थी जो रेणुका के बारे में जानकारी दे सकती थी। लेकिन कई लोगों से पूछताछ करने के बाद भी रेणुका के पति को केम्पम्मा नाम की इस औरत का कोई पता नहीं चल पाता है, और अंत में रेणुका का पति इस बात की जानकारी पुलिस को दे देता है। केम्पम्मा का नाम पुलिस के लिए एक ऐसा सुराग था जिसकी मदद से रेणुका तक पहुंचा जा सकता था।
इसलिए पुलिस ने उन सब लोगों से पूछताछ शुरू कर दिया जिसने केम्पमा को देखा था। पुलिस ने उन लोगों के बताए हुए चेहरे की बनावट के अनुसार केम्पमा का स्केच भी बनवाया। इस स्केच को पुलिस ने आसपास के सभी पुलिस स्टेशन में भेज दिया। कुछ दिन बाद 31 दिसंबर 2008 को पुलिस को एक ऐसी जानकारी मिलती है कि केम्पमा जैसी दिखने वाली एक औरत को पास ही के एक बस स्टैंड में देखा गया है। ये जानकारी मिलते ही पुलिस बिना देर किए अपनी एक टीम लेकर बस स्टैंड पहुंच जाती है, जहां से उस महिला को गिरफ्तार कर लिया जाता है। पुलिस अब तक उन सभी बातों से अनजान थी जिसे केम्पमा ने अंजाम दिया था। केम्पमा को कस्टडी में लेने के बाद पुलिस उससे रेणुका के बारे में पूछताछ शुरू करती है। पुलिस अपनी पूछताछ में ये नोटिस करती है कि केम्पमा अपना बयान बार बार बदल रही थी, जिसे पुलिस को उस पर और भी ज्यादा शक होता है। इस बयान के बाद पुलिस समझ चुकी थी कि केम्पमा झूठ बोल रही है, इसलिए पुलिस अपनी खबरियों से केम्पमा की कुंडली निकलवाती है। केम्पमा की जन्म कुंडली निकालने के बाद पुलिस को उसके बारे में कई सारे चौंकाने वाली बातें पता चलती हैं। दरअसल केम्पमा कर्नाटक के एक छोटे से गांव कागलीपुरा की रहने वाली है। बचपन से ही ये अमीर बनने के सपने देखती थी, लेकिन इसकी शादी एक दर्जी से कर दी गई। शादी के बाद केम्पमा ने अपने अमीर बनने के लिए अपने पैर घर से बाहर निकाले और उसने लोगों के घरों में काम करना शुरू किया, लेकिन यह तरीका उसे कभी अमीर नहीं बना पाता। इसलिए उसने अमीर बनने का एक आसान रास्ता चुना और वो जिस घर में काम किया करती थी उसी घर में हाथ साफ करने की सोची। लेकिन शायद केम्पमा की किस्मत इतनी अच्छी नहीं थी और वो चोरी करती पकड़ी गई। 1997 में चोरी के आरोप में इसे जेल जाना पड़ा। 1 साल बाद जब ये लौट कर आई तो इसके पति ने इसे घर से भगा दिया। घर से निकालने के बाद केम्पमा अपना हंसता खेलता परिवार छोड़कर अमीर बनने की चाहत लिए कगालीपुरा से बेंगलोर आ गई। बेंगलोर आने के बाद केम्पमा एक ज्वेलरी शॉप में काम करना शुरू किया, जहां उसे अपने अमीर होने का सपना पूरा होते दिखने लगा। और साल 1999 में भी केम्पमा ज्वेलरी शॉप में चोरी करने का प्लान बनाती है, लेकिन इस बार भी उसकी किस्मत उसका साथ नहीं देती और वो पकड़ी जाती है। इस चोरी के लिए उसे 6 महीनों की सजा होती है। जेल की सजा काटने के बाद केम्पमा बाहर आती है। बाहर आने के बाद केम्पमा के पास ना तो रहने के लिए कोई घर बचा था और ना ही करने के लिए कोई काम, लेकिन उसकी अमीर बनने की ख्वाहिश और लालच अभी भी उसके पास था। 6 महीने जेल की सजा काटने के बाद भी उसने पहले किए गए अपने अपराधों से कोई सीख नहीं ली और इस बार केम्पमा ने जल्दी अमीर बनने के लिए चोरी से भी ज्यादा खतरनाक और दिल दहला देने वाला रास्ता अपनाया। और इस बार केम्पमा ने अमीर बनने के लिए भगवान का सहारा लिया और अमीर महिलाओं की मौत का सौदागर बन गई। अब यहाँ से शुरू होता है केम्पमा के सीरियल किलिंग का सिलसिला। अब वो हर दिन मंदिर जाया करती, जहाँ उसके सामने अमीर और दुखी महिलाओं को देखकर इसके सातिर दिमाग में एक ऐसे खौफनाक अपराध ने जन्म लिया जिसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। केम्पमा मंदिर में आने वाली अमीर महिलाओं से मिलती जुलती और उनके दुखों के बारे में जानती। केम्पमा अपने शिकार के लिए ऐसे महिलाओं को टारगेट करती थी जो अमीर हो, दुखी हो और वो भगवान से कोई मन्नत मांगने हर दिन मंदिर आया करती हो, जिसे बहलाना फुसलाना काफी आसान हो। जैसे ही ऐसी कोई टारगेट वाली महिलाएं मिलती, केम्पमा उन्हें भगवान के चमत्कार की कहानियां सुनाती और उन्हें अपने झांसे में लेकर उनके कष्टों को दूर करने की बात करती। दुखी महिलाएं इस फरेबी महिला के झांसे में आ जाती थी। यह उन्हें एक खास अनुष्ठान के लिए सुनसान जगह पर बुलाती, वहीं महिलाओं को पूरे गहने को पहनकर आने के लिए कहती थी। यह अनुष्ठान के लिए या तो एकदम सुबह का वक्त चुनती या फिर रात का समय चुनती, जिससे किसी को भी इस पर शक न हो। अमीर महिलाओं को अपने चिकनी चुपड़ी बातों पर विश्वास दिलाने के लिए यह पहले मंदिर में पूजा पाठ करती, फिर उन्हें सुनसान जगह पर ले जाती। वहां ले जाने के बाद यह अनुष्ठान करती, फिर महिला को आंख बंद करने के लिए कहती। इस दौरान ये महिला के प्रसाद में साइनाइड मिलाती और फिर उस महिला को दे देती। खतरनाक साइनाइड जहर मिले हुए प्रसाद को खाने के बाद मौके पर ही महिला की मौत हो जाती थी। महिला का काम खत्म होने के बाद यह महिला के शव पर पहने हुए एक एक गहनों और पैसों को लेकर फरार हो जाती। तारीख थी 19 अक्टूबर 1999, जब पहली बार केम्पमा ने बेंगलुरु की रहने वाली 30 साल की ममता राजन को अपना पहला निशाना बनाया था। ममता राजन काफी अमीर घराने से थी, लेकिन उसकी गोद सूनी होने के कारण वो काफी दुखी रहा करती थी और अपने बच्चे की मन्नत मांगने के लिए हर दिन मंदिर आया करती थी। केम्पमा ने उसे टारगेट बनाकर अपने जाल में फंसाया और ममता से कहा कि मैं पूजा की एक ऐसी विधि जानती हूँ जिसे करने के बाद तुम कुछ ही दिनों में माँ बन जाओगी।
लेकिन एक बात का ध्यान रखना कि इस पूजा अनुष्ठान के बारे में किसी को पता नहीं चलना चाहिए और पूजा अनुष्ठान के दिन तुम्हें मेरी बताई हुई जगह पर अपने सभी गहने और नई साड़ी पहनकर आना होगा। इधर संतान की ख्वाहिश लिए ममता राजन केम्पमा की बातों में आ गई। पूजा अनुष्ठान वाले दिन ममता राजन बिल्कुल नई साड़ी और अपने सभी गहने पहनकर केम्पमा के बताए हुए जगह पर पहुंच जाती है। इस पूजा के दौरान केम्पमा भगवान का प्रसाद बताकर पोटेशियम साइनाइड मिला हुआ प्रसाद उसे खाने को देती है। बच्चा पाने की चाहत में ममता साइनाइड मिलाया हुआ प्रसाद खा गई और कुछ मिनटों में ही ममता तड़पती हुई अपना दम तोड़ देती है। उसके बाद ये साइनाइड किलर केम्पमा ममता राजन की लाश से सारे गहने और पैसे लेकर वहां से फरार हो गई। इस हत्या के बाद केम्पमा के हाथ लाखों के गहने और पैसे हाथ लगे और इस तरह इसी साल इसने दुख का निवारण करने की आड़ में साइनाइड जहर देकर 5 अमीर महिलाओं की भी हत्या कर दी। लेकिन पुलिस के सामने अभी एक बड़ा सवाल था कि एक अनपढ़ महिला को पोटेशियम साइनाइड जैसे खतरनाक जहर के बारे में इतनी गहरी जानकारी कैसे पता चली। छानबीन में ये बात भी साफ हो गई। दरअसल केम्पमा कुछ समय पहले ज्वेलरी की दुकान में काम किया करती थी, जहां सोने के गहनों को साफ करने के लिए पोटेशियम साइनाइड का प्रयोग किया जाता था। ज्वेलरी शॉप में वहां काम करने वाले कारीगरों को इसके बारे में कई सारी जानकारियां दी जाती हैं ताकि काम करते समय कारीगर इस जहर के संपर्क से बचे रहें। केम्पमा को उसी ज्वेलरी शॉप में यह पता चला था कि पोटेशियम साइनाइड की गंध हर कोई नहीं पहचान सकता, क्योंकि इसका गंध कच्चे बादाम की तरह होता है। खैर, केम्पमा ने अपना दूसरा टारगेट 52 साल की एलिजाबेथ नाम की एक महिला को बनाया, जो अक्सर मंदिर आया करती थी और भगवान से अपनी खोई हुई पोती को पाने की प्रार्थना किया करती थी। और एक दिन इस एलिजाबेथ नाम की महिला पर केम्पमा की नजर पड़ी, जिसके बाद एलिजाबेथ के साथ भी वही घटना दोहराई गई जो ममता राजन के साथ की गई थी। इस साइनाइड किलर का तीसरा शिकार 60 साल की यशोदामा नाम की एक महिला बनी। यशोदामा अपने बेटे की शादी की मन्नत मांगने हर दिन भगवान के दरवाजे पर आया करती थी और एक दिन वो भी केम्पमा के झांसे में आ गई, जिसके बाद उसे भी साइनाइड जहर देकर मारकर लूट लिया गया। इसी तरह केम्पमा ने अपना चौथा शिकार दमा बीमारी से पीड़ित 60 साल की पिलम्मा नाम की एक महिला को बनाया और इसी तरह भगवान के नाम पर प्रसाद में साइनाइड जहर मिलाकर मारने का सिलसिला रेणुका पर भी आजमाया गया था। रेणुका वही लड़की थी जिसका पति दुबई में रहा करता था, जिसके कारण ये सीरियल किलिंग का केस इतनी गहराई तक पहुंच चुका था। पुलिस की छानबीन में रेणुका की डेड बॉडी बेंगलुरु के एक गेस्ट हाउस में मिली। पुलिस के जांच के दौरान जैम्मा नाम की एक लड़की का नाम सामने आया। ये लड़की कोई और नहीं बल्कि केम्पमा ही थी, जिसने अपना नाम बदलकर रेणुका हत्याकांड को अंजाम दिया था। पुलिस जब केम्पमा के किए गए अपराधों की पूरी फाइल को इकट्ठा करती है तो उन्हें हत्या की एक पूरी सीरीज मिलती है, जो 1999 में ममता राजन नाम की महिला से शुरू हुई थी और 2006 में रेणुका नाम की लड़की की छानबीन से इस केस की पूरी कड़ी का खुलासा हुआ था। पुलिस के रिकॉर्ड के अनुसार इन 8 सालों के दौरान केम्पमा के खिलाफ 7 मर्डर के सबूत मिले थे, लेकिन पुलिस ये अच्छी तरह से जानती थी कि इस अनपढ़ और साधारण दिखने वाली महिला ने अमीर बनने के लिए और भी हत्या को अंजाम दिया होगा। पुलिस के अनुसार केम्पमा इन 8 सालों में 20 से भी ज्यादा हत्याएं कर चुकी थी, लेकिन पुख्ता सबूत और गवाह के अनुसार केम्पमा पर केवल 7 कत्ल का ही इल्जाम साबित हो पाया था। पुलिस कस्टडी में केडी केम्पमा उर्फ साइनाइड मल्लिका के पास अपने गुनाहों को कबूल करने के अलावा कोई और रास्ता नहीं था। उसने पुलिस कस्टडी में कबूल किया कि इसने 7 महिलाओं को प्रसाद में साइनाइड मिलाकर मार डाला, क्योंकि ये जल्दी अमीर बनना चाहती थी। ये अमीर महिलाओं की तरह ही दिखना चाहती थी और इसलिए अपने अपराध का खौफनाक रास्ता चुना। इसके किए गए गुनाहों के लिए 2012 में अदालत ने सजाए मौत की सजा सुनाई। हालांकि बाद में केम्पमा की मौत की सजा को उम्र कैद में बदल दिया गया और अब ये बेंगलुरु की जेल में सजा काट रही है। ये क्राइम की स्टोरी आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं। इस तरह की और भी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।